नमस्कार प्यारे बच्चों। कॉकरोच एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम आज की क्लास में उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सतत आवेश वितरण बताएंगे और सतत आवेश वितरण के बारे में और बहुत सारी जानकारी देंगे। तो देखिए, सतत आवेश वितरण होता क्या है, तो देखते हैं। सतत आवेश वितरण, तो सतत वितरण आवेश वितरण होता क्या है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है या वितरित होता है या फैल जाता है, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए, सतत आवेश वितरण जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, रेखीय आवेश वितरण। नंबर दो, पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर तीन, आयतन आवेश वितरण। तो देखते हैं, सतत आवेश वितरण के प्रकार। देखिए, ये तीन प्रकार। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो देखिए, इन तीनों पर हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण जब किसी तार या छड़ की लंबाई पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी तार या छड़ की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है वितरित होता है वितरित होता है
तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसी में एक चीज और आती है, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? जब किसी, यानी रेखीय आवेश वितरण में जब किसी वस्तु की या तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण में किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एच, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो लैम्डा बराबर अगर मैं एकांक ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? ये परिभाषा कह रही है, उसी पर डिपेंड हो रहा है। यानी आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। तो अब देखिए, अब हम इसका मात्रक निकालेंगे, लैम्डा का मात्रक। मात्रक क्यू का क्या होता है? कूलाम। इसका क्या होता है? मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब देखिए, लैम्डा का सीजीएस पद्धति मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम का होता है, स्टेट कूलाम। इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसका विमेय सूत्र। इसका विमेय सूत्र कैसे निकालें? तो देखिए, लैम्डा का विमेय सूत्र, तो इसका विमेय सूत्र निकालेंगे तो क्यू बट्टे एल का विमेय सूत्र, का विमेय सूत्र।
तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, लैम्डा वो क्यू का क्या होगा 80 और एल का क्या होगा एल। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा एल माइनस 80। ठीक है, तो ये लैम्डा का विमीय सूत्र निकल गया। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो अगला आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय का मतलब होता है क्षेत्र, इसको हम क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ के या जब किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से क्या होता है वितरित होता है, तो उसे उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए, अब इसी प्रकार जिस प्रकार हमने रेखीय आवेश वितरण के बारे में बताया था, उसमें एक पॉइंट था रेखीय आवेश घनत्व, इसी प्रकार इसमें भी एक पॉइंट है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश वितरण में किसी वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए। तो परिभाषा के अनुसार ए को हम एकांक ले लेंगे तो सिग्मा बराबर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू
हो जाएगा। तो अब देखिए सिग्मा का मात्रक क्या होता है? सिग्मा का मात्रक, इसका जो मात्रक है इसका क्या हो जाएगा? क्यू का कूलाम, ए का क्या हो जाएगा? मीटर क्षेत्रफल है। अगर सीजीएस में अगर निकालें हम, सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? कूलाम का स्ट्रेट कूलाम, और मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके विमित सूत्र के बारे में बात करेंगे, तो इसका विमित सूत्र क्या होता है? विमित सूत्र क्यू अपॉन ए का विमित सूत्र, विमित सूत्र। तो क्यू का क्या हो जाएगा? 80, इसका क्या हो जाएगा? L2, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो L-2 80, तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? L-2 80। तो आपका ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या हो गया? विमेय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं आयतन आवेश वितरण। तो देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण होता क्या है? जब किसी पदार्थ के या वस्तु के आवेश उसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए जब आवेश, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर, आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, हो जाता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसी में एक चीज और आती है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व के बारे में देखते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या है? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए आयतन आवेश वितरण में, आयतन आवेश वितरण में, आयतन आवेश वितरण में किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, रो बराबर होता है Q अपॉन V। परिभाषा के अनुसार जिस प्रकार हमने परिभाषा बनाई है उस हिसाब से रो बराबर Q अपॉन, तो अगर मैं एकांक ले लूंगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा, यानी उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी, आयतन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वही आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अब बात करते हैं, देखिए रो का मात्रक, रो का मात्रक, तो रो का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब सीजीएस में अगर देखी जाए, सीजीएस में तो कूलाम का क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम सेंटीमीटर क्यूब, स्टेट कूलाम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब इसका विमीय सूत्र लेते हैं। क्या लेते हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा, क्यू बट्टे वी का विमीय सूत्र, क्यू का क्या हो गया 80 का क्या हो जाएगा L3, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो L-3 इसका विमीय सूत्र होगा। तो समझ में आया होगा, आवेश वितरण और आवेश घनत्व तीन प्रकार के वितरण होते हैं और तीन प्रकार के ही क्या होते हैं, घनत्व होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, हाँ, अनेक आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यानी कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है। निकाय का मतलब होता है कोई आकृति, तो कोई भी आकृति, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उस निकाय पर यानी उस पर किसी एक आवेश द्वारा जो बल होगा, एक आवेश द्वारा जो बल होगा, तो उस पर जितने और भी उस निकाय पर अन्य बल लगे होंगे आवेशों द्वारा, उन सब निकायों द्वारा, आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है एक आवेश पर लगाया गया परिणामी बल। तो देखिए, यानी कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो देखिए कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो देखिए भाई होता क्या है, मान के चलिए ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश, और इस निकाय पर
ये कोई निकाय है, कोई कैसे भी मान लो। हाँ भाई। तो ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, इसको हम Q4 मान लेते हैं, इसको हम Q5 मान लेते हैं, इसको Q6 मान लेते हैं, इसको Q7 मान लेते हैं, इसको हम Q8 मान लेते हैं, और दो इसको हम Qn मान लेते हैं। यानी n आवेशों के द्वारा कोई निकाय बना हुआ है, ना? तो इनके बीच बल लगेगा, यानी इसके और इसके बीच जो बल लगेगा उसको हम मान लेते हैं F1। इसके और इसके बीच जो बल लगेगा, इस आवेश और इस आवेश के द्वारा जो बल लगेगा, इसको मान लेते हैं F। ये F14, F15, F16, F17, F18, और ये हो जाएगा F1। तो कहने का मतलब ये है कि इस निकाय पर जो बल, परिणामी जो बल होगा, इन अन्य सभी बलों, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा, माना कोई निकाय, कोई निकाय, कोई निकाय n आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 डॉट 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 Qn से मिलकर बना है। Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn द्वारा Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाले बल, बल F12, F13, F14, F15 डॉट 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 F1n है। तो देखिए क्या होता है। तो एक किसी एक निकाय पर परिणामी बल, इसका जो परिणामी बल है, इसको हम F1 मान लेते हैं। तो F1 जो होगा, F12, F13, F14, F15, F16 डॉट 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 F1 है। तो अलग अलग सदिश योगों के बराबर होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का भी अध्यारोपण का सिद्धांत हो सकता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सी जगह लगता है। तो देखते हैं, आगे देखो। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ाई। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका कुछ न कुछ निचोड़ निकल के आता है। कुछ नोट पॉइंट होते हैं, कुछ कंपटीशन पॉइंट होते हैं, जो हमें सवाल करने में या कोई डेरिवेशन करने में आसानी दिखाते हैं। तो
उसी चीज का हमने कुछ निचोड़ निकाल कर कुछ आवश्यक बातें, कुछ पॉइंट रखे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो देखिए, वैसे मैं इन चीजों को सबको बता चुका हूं, ठीक है। तो एक बार और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जब तो वैद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पर बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए भाई, अब मान लो ये दो वैद्युत रोधी, इन पर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को जब रगड़ा जाएगा तो ये निश्चित है कि घर्षण के द्वारा उन पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण द्वारा। तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो वे पदार्थ जो है विद्युतमय हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। तो आवेशित हो जाएंगे तो आप लोग एक चीज बताइए, जो पदार्थ त्यागेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दाता कहलाएगा, और ये जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा वह इतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब ये है, प्लस और नेगेटिव के बीच हमेशा कौन सा लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। मैं आपको बता चुका हूं कि दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, नहीं। अगर जितने ये त्यागेगा वो उतने ही ग्रहण करेगा, यानी बराबर करेगा। तो बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और दोनों विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो भाई, वैद्युत बल एक सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि जिसकी दिशा होती है, तो इसकी जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष होती है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि मान के चलो ये दो आवेश है Q1 Q2, इन दोनों को रेखाओं को मिला रही है, तो इसके जो अंतरिक्ष होगा, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो ये इधर है, ये उसके अंतरिक्ष होगा, मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष होगा इसकी दिशा। हाँ, अगली बात क्या है कि इसलिए इसमें आवेश का संख्यात्मक मान लिया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई सवाल करते हैं, तो सवाल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये है F बराबर 1/4πε0 होता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो इस पर मान के चलो माइनस के 2 माइक्रो कूलम आ गया, और इस पर 4 माइक्रो कूलम आ गया। तो ये Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब वैद्युत बल होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें संख्यात्मक मान लिया जाता है, उसमें चिन्ह नहीं लिया जाता है। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे 2 माइक्रो, यानी इसका सिर्फ परिणाम लिया जाएगा, इसका संख्यात्मक मान लिया जाएगा, चाहे ये माइनस का हो चाहे ये प्लस का हो, उसमें चिन्ह सम्मिलित नहीं किया जाता वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत बल, ठीक है। अच्छा सा, अगर इस जगह पर विभव होता तो विभव में माइनस चिन्ह लिया जाता है, क्योंकि विभव को हम आगे पढ़ेंगे। तो विभव में तो चिन्ह सहित लिया जाता है आवेश। तो आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? जब समान आकार के आवेशित चालकों को क्षण भर के लिए स्पर्श कराया जाता है, यानी समान आकार के, एक ही आकार के, दो पॉइंट बनते हैं, एक समान आकार का बनता है, एक असमान आकार का बनता है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना कि समान आकार के लिए क्या होता है, जब समान आकार के आवेशित चालकों को क्षण भर के लिए स्पर्श कराया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक स्थानांतरित होता है जब तक दोनों पर आवेश समान ना हो जाए, यानी इस पे Q1 और इस पे Q2 दोनों क्या हो जाते हैं? समान वाला, Q1 और Q2। अगला पॉइंट होता है जब असमान आकार के आवेशित पदार्थों को क्षण भर के लिए, असमान का मतलब कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो उसमें क्या होता है? विभव। तो उच्च विभव वाले पदार्थ से आवेश निम्न विभव वाले पदार्थ की ओर तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों का विद्युत विभव समान ना हो जाए, इसका V1 और इसका V2। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं,
ठीक है, आगे देखिए। हाँ, जब समान आकार और पदार्थ की वस्तुओं को क्रमशः, ये देखिए प्लस क्यू है, मिसप्रिंट हो गया है, यानी ये प्लस क्यू और ये माइनस, आवेश दिया जाता है तो धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है और ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं कि जब तो आवेश, जब दो वस्तुएं हैं, जब दोनों को रगड़ा जाता है तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पहली बात तो यह है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। ओके, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अब एक चीज नॉर्मल सी बताइए कि जिस पर कमी आएगी तो उसका वजन तो घटेगा, और जिस पर वृद्धि होगी उसका वजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, मान चलो ये ग्रहण कर रहा है और ये त्याग रहा है, तो इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कभी, और इसके में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक, ये चीज, यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो उसके भार में क्या होती है, वृद्धि, वही चीज बता चुका हूं मैं। ठीक है, यदि वस्तु द्राव्यशित हो रही है तो उसके भार में क्या हो जाएगी, ये चीज भी बता चुका हूं आपको। दो सजातीय आवेशों के कारण परिणामी बल शून्य उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उन आवेशों के बीच किसी बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब Q1 और Q2 दोनों एक ही जाति के, या प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो देखिए, दो सजातीय आवेशों के कारण परिणामी बल, जब हम इसका परिणामी बल जो निकालते हैं तो परिणामी बल जो शून्य उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली, इन दोनों को ये रेखा मिला रही है, तो मिलाने वाली रेखा पर उन आवेशों के बीच किसी भी बिंदु पर होगा। तो जो परिणामी बल जो शून्य होगा, परिणामी बल जो शून्य होगा वो इस रेखा के किसी मध्य में किसी भी बिंदु पर हो सकता है। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरह से बताएंगे कब, जब इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, सवाल कराएंगे। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखिए, अब विपरीत आवेश की बात आ जाए यही, तो विपरीत आवेश में क्या होता है, विपरीत आवेश से जो निकाय बनता है, परिणामी बल जो शून्य होता है, यानी सजातीय में तो क्या होता है, इसके मिलाने वाली रेखा के बीच में होता है कहीं पर भी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक माइनस हो और ये प्लस हो। ठीक है, तो ये किसी के बाहर किसी भी रेखा पे हो, किसी भी, इसी रेखा पे होगा लेकिन बाहर होगा, क्या होगा, इसके बीच में नहीं होगा, बाहर किसी बिंदु पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल से अच्छे समझ में आए। तो अब बात करते हैं, देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र अच्छी चीज है। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र आवेश से बनता है। जब तक आवेश नहीं होगा, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, आप लोग जानते हैं इस चीज को, जब भाई आवेश गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, अपना एक एरिया बनाएगा। क्या बनाएगा, एक एरिया बनाएगा। ठीक है, और आवेश में आपको बता चुका हूं कि आवेश क्या है। तो आवेश, एक चीज मैं बताऊं कि जब तो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो जो इलेक्ट्रॉन है, गर्म होने के कारण वो अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब कक्षा छोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और वो जहां तक गति करते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं।
तो जहां तक वो जितना अपना प्रभाव दिखाता है, तो वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। उसको हम कह देते हैं कि लाला कि ये यहां से लेकर के यहां तक इसका क्षेत्र है, ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इसको हम वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए एक नॉर्मल सी परिभाषा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का तो अनुभव तभी करेगा जब एक प्लस आवेश यहां होगा, एक माइनस यहां होगा, तो क्या दिखाएंगे, आपस में खींचेंगे, यानी आकर्षण बल दिखाएंगे। अब लगेगा कि ये प्लस है ये प्लस है, तो दूर दूर धक्का देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा लाला यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है, जिससे ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव अनुभव करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया आपको अच्छे से। अब मान के चलिए ये है क्यों, ठीक है, तो ये क्यों है, तो इसका मान के चलो ये वैद्युत क्षेत्र है, यहां से वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अपना इफेक्ट यहां तक दिखा रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र कि जैसे प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, किधर होती है, बाहर की ओर होती है, किधर होती है, बाहर की ओर। ठीक है, अगर इसी जगह पर माइनस होता तो माइनस की क्या होती है, इधर होती है, भीतर की ओर होती है। तो यानी कहने का मतलब यह है, याद रखना यानी प्लस की जो दिशा बाहर की ओर और माइनस की दिशा
भीतर की। ठीक, तो ये याद रखना है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। अब बात आते हैं, इससे पहले वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, बल रेखा, इसको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर सदैव इकाई धनावेश उपस्थित रहता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वे रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर सदैव इकाई धनावेश उपस्थित होता है। इकाई धनावेश क्या होता है? उपस्थित होता है। वैद्युत सदैव इकाई धनावेश उपस्थित होता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए, कि ये प्लस है, तो देखिए, ये प्लस है और ये, ठीक है। तो ये प्लस आवेश से निकल रही हैं और इस पर यानी प्लस आवेश से निकल रही हैं और क्या हो रही है? माइनस आवेश पर समाप्त। तो अगर मैं एकल धनावेश की बात करूं, एकल धनावेश की बात, एकल धनावेश, ये हमारी वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा, ठीक है।
एकल धनावेश। तो देखिए एकल धनावेश के कारण अगर यही बात आ जाती ऋणावेश के कारण तो ऋणावेश की क्या होती है माइनस, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे ऋणावेश के कारण। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वैद्युत बल रेखा। ठीक है, अब बात आती है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इससे आपको पता लगा होगा कि पहला पॉइंट ये रेखाएं धन आवेश से धन आवेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती ऋणावेश पर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, प्लस से निकली और ऋण पर क्या हो गए समाप्त हो गए। दूसरा पॉइंट, ये एक लचकदार डोरी की भांति कार्य करती है, डोरी की भांति कार्य करती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, ये एक बंद वक्र बनाती है, ये एक बंद वक्र बनाती है। चौथा पॉइंट, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती भी हैं, यदि काटती भी हैं तो उनके कटान बिंदु से तो स्पर्श रेखाएं खींच तो रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है, जो कि क्या है असंभव है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक ही रेखा खींची जा सकती है और किसी भी चीज की एक की डायरेक्शन हो सकती है। जैसे मान के लो ये कोई रेखा है, ये इन्होंने आपस में एक दूसरे को काट दिया, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इसकी होगी इधर, इसकी होगी इधर। तो किसी भी चीज की एक ही डायरेक्शन होती है और जो कि ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए समझ में आया होगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, इसमें बड़ी विडंबना है। पहले परीक्षण आवेश को देख लेते हैं कि परीक्षण आवेश है क्या। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश एक नॉर्मली तरीके से ऐसा आवेश होता है जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण आवेश को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक खासियत होती है, इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी अगर इसका स्वयं का क्षेत्र होगा तो यानी इसको किसी आवेश के समीप, स्रोत आवेश के समीप रखने पर इफेक्ट आ जाएगा। तो यानी परीक्षण आवेश वह छोटे से छोटा आवेश जिस पर सदैव इकाई धनावेश उपस्थित होता है, यानी एकल धनावेश उपस्थित होता है, इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परीक्षण आवेश कहलाता है। वह छोटे से छोटा आवेश, छोटे से छोटा आवेश जिस पर, वह छोटे से छोटा आवेश जिस पर सदैव इकाई धनावेश होता है, धनावेश होता है, जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परीक्षण आवेश कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा उस परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश Q0 Q0 के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है
तो देखिए इसकी जो दिशा होती है वैद्युत बल की दिशा की ओर होती है। जो वैद्युत बल की दिशा होती है वही इसकी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, अब देखिए E बराबर जो होता है F बट्टे क्यू जी। अब बात आती है E का मात्रक। E का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो E का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL T-2 mL T-2/80। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो mL T-3 A-1। ठीक है, तो ये ए का विमीय सूत्र निकल के आ गया। तो देखते हैं, हाँ